हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 की जो बायोलॉजी थे उसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। सेकेंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि नर जनन तंत्र क्या होता है, उसका पूरा विस्तार से हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो थर्ड लेक्चर है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो नर जनन तंत्र हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो प्राथमिक यानी कि मुख्य जननांग था वो कौन सा था। तो आपको याद होगा कि वो वृषण था। उसके बाद जो मादा जनन तंत्र है उसके अंदर भी कोई प्राथमिक यानी कि मुख्य जननांग होगा। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो मैं लेकिन फिर भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो वो होता है अंडाशय। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, वैसे ही जो वृषण था उसका जो जननांग है वो शुक्राणु था। लेकिन जो यहाँ पे मादा जनन तंत्र है उसमें जो मतलब जननांग होगा वो कौन सा होगा? अंडाणु होगा। आगे की क्रिया कैसे होती, क्या होता, चलिए मैं आपको समझाती हूँ बहुत डिटेल से। अंडाशय के बाद भी बहुत सारी संरचनाएं आती हैं, जैसे कि अंडवाहिनी, जिसे हम क्या कहते हैं? डिंबवाहिनी भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फैलोपियन या ओविडक्ट भी कहते हैं। ये सिंपल सी बात आप समझ में आई। और आपको पता होगा कि अंडाशय को हम क्या कहते हैं? तो ओवेरी कहते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद ओवेरी यानी कि अंडाशय, उसके बाद दूसरी संरचना वो है अंडवाहिनी, जिसे हम क्या कहते हैं? डिंबवाहिनी भी कहते हैं, और उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, आपको पता है। जो तीसरी संरचना है वो है गर्भाशय, जिसे हम क्या कहते हैं? यूटेरस भी कहते हैं। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो चौथी संरचना है वो है ग्रीवा, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। उसके बाद जो पांचवी संरचना है वो है योनि, जिसे हम क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद जो छठी संरचना है वो है बाह्य जननांग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटल्स कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। चलिए अब मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ कि कैसे संरचना होती है, कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आपको समझाती हूँ। आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, हर बात को नोट करते रहना है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बना ली संरचना मादा जनन तंत्र की। तो ऐसे होती है कुछ संरचना। तो मैं थोड़ा सही से नहीं बना पाई हूँ, आप सही से बना लीजिएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं इसलिए ऐसी बनी है, लेकिन आपको मैं समझा दूंगी अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने संरचना बना ली है, और मैं आपको बताती हूँ इसके सारे पार्ट कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर सारी क्रिया होंगी, तो ये हो गया गर्भाशय। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि जो इतना पार्ट है ये पूरा गर्भाशय हो गया है। और क्या है कि आपको अब मैं इधर संरचना बताती हूँ। तो सबसे पहले जो फूली हुई संरचना है यहाँ से लेकर, और जो ये संरचना है इससे लेकर यहाँ तक की जो संरचना है इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेलोपियन, या फिर कह सकते हैं ओविडक्ट। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो ये सकरा हुआ भाग है यानी कि जो चिपका हुआ भाग है इस फूले हुए भाग की अपेक्षा, इसको हम क्या कहते हैं? स्थमस कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्थमस, इसको कहते हैं स्थमस। और जो ये फूला हुआ भाग है इसको हम क्या कहते हैं? एम्फुला। मतलब फूला मतलब आप समझ ही गए होंगे, फूला हुआ पार्ट को क्या कहते हैं? एम्फुला कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एम्फुला। एम्फुला मतलब फूला हुआ पार्ट को हम कहते हैं एम्फुला। जो सकरा हुआ भाग होता है यानी कि चिपका हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? स्थमस कहते हैं। उसके बाद जो ये फूले हुए भाग के नीचे जो सकरा हुआ भाग है इसको हम क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही है। उसके बाद जो झालर जैसी संरचना है, जो ये झालर जैसी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिम्बरी।
इसको हमने कह दिया फिम्बरी। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके पास में क्या होता है, एक अंडाशय होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब लिख देती हूँ, अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ के रखने वाली एक संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियम कहते हैं। मीजोवेरियम। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि इसको मीजोवेरियम कहते हैं। मीजोवेरियम आपको समझ में आया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ये ढक्कन जैसी जो संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीवा। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद ग्रीवा के नीचे जो ये संरचना है, मतलब बोतल जैसी जो संरचना होती है, या कह सकते हो जो नली जैसी जो संरचना होती है, नली जैसी जो संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल कहते हैं। नली मतलब नाल जैसी संरचना। आप समझ सकते हो, आपको जो जैसे आपको समझ में आए कि बोतल सी संरचना या नली सी संरचना, वैसे कह सकते हो। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। और जो ये बाहर जो नली सी संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेजाइना, यानी कि योनि। वेजाइना यानी कि योनि। अब मैं आपको बताऊं कि जब शुक्राणु इसके अंदर पहुंचता है और अंडाणु से, मतलब जो ये संरचना है झालर जैसी, ये फूलती है, पिचकती है, फूलती पिचकती है, तो क्या होता है कि ये अंडाशय को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। और जब अंडाशय को अपनी ओर खींच लेती है तो ये पंप करती है, जैसे कि हमारा हृदय पंप करता है, वैसे ये पंप करती है, फिर सिकुड़ती है, पंप करती सिकुड़ती है, और ये अंडाशय को यहाँ से लेके जाती है और गर्भाशय के अंदर लेके जाती है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और जब उनका विकास होता है, तो क्या होता है कि वो 9वें महीने में क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि इस ग्रीवा नाल और वेजाइना से निकलेगा, क्योंकि जब अंडाणु शुक्राणु का विकास होगा, 9वें महीने में शरीर से बाहर निकलेंगे, तो सबसे पहले ग्रीवा नाल से निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, वेजाइना से बाहर निकलेगा। और जब ग्रीवा नाल और वेजाइना से जब शरीर से बाहर निकलता है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद कोई अगर आपसे पूछ ले कि फैलोपियन नलिका का क्रम क्या होता है, तो आपको बताना होगा सबसे पहले क्या होगा, फिम्बरी होगा। उसके बाद जो इसके ऊपर संरचना है, यानी कि इनफंडिबुलम। उसके बाद क्या होगा, एम्फुला होगी। उसके बाद क्या होगा, स्थमस। यानी कि फैलोपियन नलिका का जो क्रम है वो क्या होगा, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्फुला और स्थमस। ये इतने पार्ट भाग लेते हैं, मतलब इतने इसका क्रम होता है फैलोपियन नलिका का। सबसे पहले फिम्बरी, फिर इनफंडिबुलम, फिर एम्फुला और फिर स्थमस। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। आपको ये सिंपल सी बात समझ में आई। चलिए मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो ये इतना पार्ट क्या हुआ, गर्भाशय हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो इसके पास में जो सकरा हुआ भाग होता है, जो चिपका हुआ भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद जो ये फूला हुआ भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्फुला कहते हैं। फूला मतलब फूला हुआ भाग। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि इसको एम्फुला कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या कहेंगे, स्थमस कहते हैं, क्योंकि ये सिकुड़ा हुआ भाग है, चिपका हुआ भाग है, पास पास है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। फूला हुआ भाग है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फुला कहते हैं। और इन दोनों के, एम्फुला और स्थमस के जो बीच का जो भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। मतलब यहाँ फूले हुए भाग से लेकर जो ये सकरा हुआ भाग है, यहाँ तक की जो संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, जो फूले हुए भाग के नीचे जो सकरा हुआ छोटा सा भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। और क्या होता है, जो इसके बाद जो झालर सी संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके पास में एक अंडाशय उपस्थित होता है। सेम ऐसे इधर भी होता है, यहाँ भी एक अंडाशय होगा जो कि यहाँ से जोड़ने का काम करेगा गर्भाशय से। और अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और जो अंडाणु को गर्भाशय से जोड़ के रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियम कहते हैं। और जो यहाँ पे एक उभरा हुआ पार्ट होता है, ढक्कन जैसा जो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं।
और इसके पास में जो एक नली जैसी संरचना होती है उसको हम कहते हैं ग्रीवा नाल। जो ये संरचना है, ये संरचना के बाहर जो ये मतलब जो नली जैसी जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं, यानी कि योनि। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। जब क्या होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में यहाँ विकास करते हैं 9वें महीने में, क्या होता है, शरीर से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने का जो क्रम होता है वो कहाँ से होता है, ग्रीवा नाल से वेजाइना से निकलते हैं। पहले ग्रीवा नाल से निकलेगा फिर वेजाइना से निकलेगा, इसलिए ग्रीवा नाल और वेजाइना को हम क्या कह सकते हैं, बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। इतना सिंपल टॉपिक है, मतलब आप 2 बार अगर सही से पढ़ लो फ्री दिमाग से तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। एक बार में तो आपको समझ आ जाएगा, दूसरी बार में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, बस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इतना सिंपल टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गर्भाशय की भित्तियां। तो गर्भाशय में 3 भित्तियां आपको पढ़नी है। तीनों भित्तियों को मैं डिटेल से आपको बताती हूँ, डिटेल से समझाती हूँ और डायग्राम्स बना के, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गर्भाशय की भित्तियां। 3 भित्तियां हैं, बहुत सिंपल सी है। अगर आपको पहले वाला टॉपिक समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चित्र बना लिया है। तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि ये मादा जनन तंत्र है। थोड़ा सा अजीब बना है लेकिन आप सही कर लीजिएगा। और इसमें क्या होता है, 3 परतें होती, 3 भित्तियां होती। मैंने आपको बताया कि 3 भित्तियां कैसी होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो बाहर की ओर होती है, तीनों तरफ होंगी बाहर की ओर। आप ये ना सोचिएगा कि एक ही तरफ होगी। ये देखिए तीनों तरफ मैंने बना दी है। ऐसे बाहर की ओर एक भित्ति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये देखिए पेरीमेट्रियम, मैंने दोनों भाषा में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप नोट कर लीजिएगा। और क्या होता है, जो अंदर की ओर होती है वो कैसी होती, चिकनी पेशियों की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मियोमेट्रियम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो कि चिकनी पेशियों की बनी होती है। आपको समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, अंदर की ओर क्या होती है, उबड़ खाबड़ एक ऐसी पेश, मतलब एक ऐसी भित्ति होती है उबड़ खाबड़, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये चिकनी पेशियों की क्यों बनी होती है, तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो गर्भाशय होता है मादा का, वो मादा एक इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो अपने गर्भाशय को खुद संकुचित करा सके, पंप करा सके, जिससे कि क्या हो कि आगे की मतलब जो अंडाशय है वो अंदर जा सके। तो क्या होता है कि जब गर्भाशय पंप नहीं होगा तो अंडाशय अंदर नहीं जाएगा। इसलिए क्या होता है कि एक मादा सक्षम नहीं होती पंप करने के लिए, इसलिए इसके जो अंदर वाली जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, चिकनी पेशियों की बनी होती है, जिसके कारण क्या होता है, पंप आसानी से हो सकता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये संरचना है, ये संरचना कैसी होती है, ये उल्टी नाशपाती के समान होती है। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि ये कैसी होती है, उल्टी नाशपाती के समान। नाशपाती कैसा होता है, ये सीधा नाशपाती, उल्टा नाशपाती कैसा होगा, ऐसे होता है। और ये संरचना भी कुछ ऐसे ही दिखाई देती है। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। आपको ये संरचना समझ में आई है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ 2 मिनटों में फटाफट। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो बाहर की ओर जो भित्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। और जो अंदर की ओर जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चिकनी
पेशियों की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मियोमेट्रियम कहते हैं। और जो सबसे अंदर की ओर जो उबड़ खाबड़ संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। सिंपल सी तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी कि इसके अंदर 3 भित्तियां होती, बाहर, बीच में और अंदर की ओर, तीनों के नाम आपको पता चल गए हैं। और एनसीईआरटी में एक बात कही गई है कि ये संरचना उल्टे नाशपाती के समान दिखाई देती है, तो ये सीधा नाशपाती है, ये उल्टा। तो आप देख सकते हो कि ऐसी संरचना दिखाई देती है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अंडाशय के बारे में। आपको अब तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं अंडाशय की संरचना, जो कि इतना सा टॉपिक है और आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, जैसे कि अभी तक आपको समझ में आया है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंडाशय की संरचना। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे संरचना होती है, जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी लंबाई। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ऐसे है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोमा। इसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा ही कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। ये होगी एस्ट्रोमा। और इसके अंदर क्या होती है कि एक और ऐसी संरचना होती है, इसके बीच की जो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेडुला। और अगर हम बात कर ले कि इसके बीच की जो होती है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोमा, इसके बीच में तो इसको हम कहते हैं मेडुला। और जो इसके बीच में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इंग्लिश में भी कॉर्टेक्स कहते हैं, आप लिख सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये कॉर्टेक्स है, इसके अंदर क्या होती है, फूल जैसी संरचना होती है कुछ ऐसे, और बहुत सारी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एवोरियन पॉलिकल्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। और इसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अब कुछ लोग कहेंगे दीदी इतनी सारी संरचना, तो क्या सब में अंडाणु का निर्माण होगा, तो नहीं। लास्ट में क्या होता है, एक ही सक्रिय रहती है। और हर मंथ क्या होता है कि एक अंडाणु रिलीज होता है, तो इसलिए क्या होता है कि इसमें एक ही अंडाणु सक्रिय रह पाता है लास्ट में, बाकी सब निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बाहर क्या होती है कि एक ऐसी संरचना होती है, उभरी हुई कह सकते हो या जैसी भी आप कहना चाहो, इसको हम क्या कहते हैं, जनन उपकला कहते हैं। ऐसे बहुत सारी संरचनाएं होती है, आप यहाँ लिख सकते हो जनन उपकला। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई, जनन उपकला होती है। और आपको ध्यान रखने वाली एक बात है सिंपल सी, कि जो सीलिया क्या करती है, अंडाणु को गति प्रदान करती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अंडाणु को गति कौन प्रदान करता है, तो आप बता दीजिएगा सीलिया क्या करती है, अंडाणु को गति प्रदान करती है। ये सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, सीलिया क्या करती है, अंडाणु को गति प्रदान करती है। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ पूरा टॉपिक। अंडाशय की संरचना में क्या होता है, जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर। जो ये है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोमा। जो इसके अंदर जो संरचना होती है, इसके बीच में जो होती है, उसको हम कहते हैं मेडुला। इन दोनों जो संरचना के बीच में जो जगह बचती है, बचा हुआ पार्ट, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और इसके ऊपर क्या होती है कि उभरा हुआ कुछ संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन उपकला कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स है, उसके बीच में क्या होता है, फूल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवेरियन पॉलिकल्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी मजे से पढ़ाई कर सके। तो चलिए मैं आपको अलविदा कहती हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।